थैंक यू समी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि फॉर कमिंग ऑन अ संडे। आई नो ये थोड़ी इम्पोजिशन है, मगर हम लोग क्योंकि कल दुबई जा रहे हैं, सो आई फेल्ट इट वाज इम्पॉर्टेंट कि दुबई जाने से पहले आप लोगों का एटलीस्ट वसीम से एक रब्ता हो जाए और आपको एक मौका मिले कि आप उनसे कुछ बात भी कर सकें। आप लोगों को याद होगा कि जब 4 सितंबर 2018 में मैंने एज चेयरमैन टेक ओवर किया था, मैं इसी कमरे में आके मैंने कहा था कि मेरा मकसद बड़ा क्लियर है कि मैं पीसीबी को एक बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ, जो किसी दुनिया में किसी बोर्ड से कम नहीं हो अपने अपने तरीक़ों में, अपने काम में, अपनी प्रैक्टिसेस में। और मैंने ये भी कहा था आपको कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था पीसीबी का, उसको भी हमें दोबारा देखना पड़ेगा। पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो चेयरमैन है वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। ये किसी और क्रिकेट बोर्ड के में नहीं होता है। और ये अगर आप गुड प्रैक्टिस देखें, गुड गवर्नेंस देखें, तो ये टोटली एक कॉन्ट्रडिक्शन है। जो चेयरमैन होते हैं उसका काम होता है कि बोर्ड को लीड करना, और बोर्ड का काम होता है कि पॉलिसीज़ बनाना, स्ट्रैटेजीज़ बनाना, जो वो फिर देते हैं मैनेजमेंट को कि वो एक्सिक्यूट करें। पीसीबी में चेयरमैन सिर्फ बोर्ड पर ये नहीं कर रहे थे, मगर फिर इम्प्लीमेंट भी खुद कर रहे थे एज चीफ एग्जीक्यूटिव। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, बैड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आ सकती हैं, और चेक्स एंड बैलेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। सो इसके लिए इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट कि इन दो रोल्स को स्प्लिट किया जाए। तो और रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर काम हो रहा है, मगर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाना और एक सीईओ डेजिग्नेट लाना, ये बहुत ज़रूरी था कि इसको इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि शुरू में जो डेजिग्नेटेड सीईओ होंगे वो एज मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन करेंगे। सो टिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस नहीं आती, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज वेल। ये प्रोसेस जब हमने शुरू किया था तो इसके एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश हुए थे, मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था पर्सनली इन दी अर्ली स्टेजेस, और कोई तकरीबन 350 लोगों ने अप्लाई किया था। उसके लिए मैंने एक कमेटी अपॉइंट की थी, 2 बोर्ड मेंबर थे और एक टोटली इंडिपेंडेंट साहब थे जो एचआर स्पेशलिस्ट हैं, जिनका कोई तल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। इन 3 मेंबरान की कमेटी ने एप्लीकेशंस रिव्यू किए, रेलेवेंट लोगों को आइडेंटिफाई किया, इनिशियल इंटरव्यूज़ किए, फाइनल इंटरव्यूज़ 9 लोगों के साथ किए, फिर उसके बाद 4 लोगों का नाम मुझे भेजा गया। और जो मेरा प्रोसेस था कि मैंने जो हमारे 2 बोर्ड मेंबर्स थे इस कमेटी पर, उनके साथ मैंने फाइनल इंटरव्यूज़ किए। तो एक बड़ा रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट और ओपन प्रोसेस हमने फॉलो किया, जिसके ज़रिए हम लोगों ने वसीम साहब को सिलेक्ट किया है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बोर्ड के, उस पर मैं आऊँगा बाद में, और फिर मैं आपको समझाऊँगा कि वसीम साहब की रेलेवेंस कहाँ आती है इसमें। इनका थोड़ा सा मैं आपसे तारुफ करा दूँ। ये पहले पाकिस्तानी बॉर्न, ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी हैं जिन्होंने काउंटी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट वॉरिकशायर के लिए। इन्हें ससेक्स के लिए भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, डार्बिशायर के लिए भी। तो इनकी क्रिकेट क्रेडेंशियल्स में कमी नहीं है। इनने 6 साल में इन्हें 5 सेंचुरीज की थी, 19 50s किए थे, हाई स्कोर ऑफ 181। तो थोड़ा बहुत खेलना आता है इन्हें। आप सब तो क्रिकेट मुझसे बेहतर जानते हो। मुझे आपको याद होगा कि 1997 में एक
और पाकिस्तान का मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में 1 जनवरी 1997 सिडनी में। वो मैच वनडे मैच था जो पाकिस्तान जीता था। इस कमरे में कोई है जिसको पता है कि 12th मैन का कौन था पाकिस्तान टीम का? जी, वसीम साहब थे। पाकिस्तान टीम में कुछ इंजरीज थी, कुछ अनफिट प्लेयर्स थे, तो वसीम अकरम वो जो सीनियर प्लेयर्स थे उनने इन्हें रिक्वेस्ट किया था कि आप 12th मैन हो। और हुआ यही मैच में कि वसीम ने बॉलिंग की, उसके बाद वो फील्ड से वापस आ गए अंदर और वसीम खान को जाके फील्डिंग करनी पड़ी। तो ये इन अ वे समझ लें कि पाकिस्तान के लिए भी खेले हुए हैं। बट बेसिक बात यह है कि इनके क्रिकेट क्रेडेंशियल्स में कोई शक नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी खेले हैं क्रिकेट, न्यूजीलैंड में भी क्रिकेट खेले हैं। जब इन्हें क्रिकेट छोड़ी उसके बाद ये चले गए मैनेजमेंट साइड पर। वो 2015 में लेस्टरशायर काउंटी के ये CEO बने। एंड ही इज़ द फर्स्ट ए साउथ एशियन, इंडिया या पाकिस्तान से कहीं से भी, कि जिसने एक काउंटी को हेड किया है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव। जब इनने लेस्टरशायर ज्वाइन किया था तो उनकी बुरी हालत थी, लॉसेस बना रहे थे, उनके क्रिकेट का अच्छा हाल नहीं था। इन्होंने उसको बिल्कुल टर्न अराउंड किया, उन लॉसेस को प्रॉफिट में किया। लेस्टरशायर की स्टैंडिंग बहुत बेहतर हुई एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस। तो लीडरशिप, इनकी जो एक्सपीरियंस है लीडरशिप का, वो भी सेकंड टू नन है। इसके अलावा वसीम ने कई बड़े हाई प्रोफाइल पोजीशंस होल्ड किए इंग्लैंड में। ये बैठते थे इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन पर, स्पोर्ट्स यूके के बोर्ड पर बैठे हैं, और प्रिंस चार्ल्स का ट्रस्ट है, प्रिंसेस ट्रस्ट ऑफ क्रिकेट ग्रुप, इन सब चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहे हैं। तो वो साइड भी है। और जो इनका सबसे, जो मैं समझता हूँ हमारे लिए रेलेवेंट चीज़ें थी, एक था कि ये इन्वॉल्व थे इन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड चांस टू शाइन। ये लॉर्ड मर्विन किंग ने शुरू किया था कि स्कूल्स में क्रिकेट वापस ले जाने के लिए। और वसीम उस प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। इन्होंने कोई आई थिंक 9,000 स्कूल्स में ले गए थे क्रिकेट वापस, 9,000 स्कूल्स में कोई के साथ इन्हें इंगेज किया था। इनने कोई 1 से 2 मिलियन लड़कियों को इन्वॉल्व किया था क्रिकेट में। ये हमारा वन ऑफ आप जो ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड 2018 में अपना जब वो मेंस डोमेस्टिक प्लेइंग प्रोग्राम ग्रुप बनाया था उनने, उसके भी चेयरमैन वसीम थे, जहाँ सारा जो इंग्लिश डोमेस्टिक क्रिकेट है वो रिस्ट्रक्चर होगा 2020 में। इनकी कमेटी ने जितने रिकमेंडेशंस दिए थे वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट किए थे। सो दो जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, टेकिंग ग्रास रूट क्रिकेट के और डोमेस्टिक क्रिकेट को रिफॉर्म करने के लिए, इन दोनों पर इसका एक्सपीरियंस है। ऑन टॉप ऑफ दिस इनके पास कमर्शियल एक्सपीरियंस है। ये लेस्टरशायर को इन्होंने टर्न अराउंड किया और ये इनने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम वॉरिक यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। इज़ वन ऑफ द टॉप 5 बिजनेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड। वहाँ के ग्रेजुएट भी हैं। तो इनके पास क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है, कमर्शियल एक्सपीरियंस है, क्रिकेट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है और बिजनेस एक्सपीरियंस है। ये बहुत कम क्रिकेटर्स में होता है कि इतने बॉक्सेस एकदम टिक हो जाएं। तो मुझे इसमें बिल्कुल शक नहीं है कि वसीम के यहाँ होने से हमें बहुत पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा। वसीम को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच किया था जब एंड्रू स्ट्राउस ने रिज़ाइन किया था। उनके कोई पर्सनल रीजन से उनने रिज़ाइन किया और ये वसीम शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यूज़ के लिए वहाँ। जब ये पीसीबी की पोजीशन की ओपनिंग आई तो उसको छोड़ के ये पाकिस्तान आने के लिए तैयार थे। तो इससे बड़ी इंडोर्समेंट क्या हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट की
कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी, जहाँ जो हम इनको तनख्वाह दे रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा उनको वहाँ पैसे मिलते, मगर ये इनकी कमिटमेंट है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जो वसीम ने इंग्लैंड में काम किए हैं वो ऑफिशियली रिकगनाइज्ड हैं, इनको MBE मिला है विच इज़ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटेन, और ये क्वीन देती है, रॉयल फैमिली से मिलता है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। सो इनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई शक नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस पर कोई शक नहीं है। जो इनका चैलेंज है कि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में एडजस्ट होना और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना। अच्छी खुशी की बात यह है कि वसीम भी पाकिस्तान के साथ थ्रू आउट इन टच रहे हैं। इनकी ये ख़ुद इनकी ओरिजिन्स भिम्बर से हैं, इनकी वाइफ की फैमिली लाहौर से है, तो इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं पाकिस्तान के साथ। ओवर टू यू। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं तो एहसान मानी साहब और बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनने मुझे काबिल समझा इस रोल के लिए। एहसान साहब ने कहा मुझे इंग्लैंड में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी आगे जाने की, और सैलरी भी और मिल रही थी मुझे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान आने का और पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करने का, आगे इसकी सपोर्ट करने के, क्रिकेट को सपोर्ट करना बहुत मेरे लिए पैशन था। जब पाकिस्तान इंग्लैंड में खेलते थे मैं पाकिस्तान सपोर्टर हमेशा रहा, और जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी जीते थे पिछले साल, मैं वहाँ स्टैंड में बैठा था पाकिस्तान को सपोर्ट करना, तो मैं पाकिस्तान सपोर्टर हमेशा रहा हूँ। सो मेरी लॉयल्टी जो है यहाँ है। ये कंफर्टेबिलिटी मुझे चाहिए थी, सिक्योरिटी चाहिए थी, आई वुड हैव स्टेड इन इंग्लैंड। मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, एहसान मानी साहब का विज़न वेरी क्लियर है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट का है। हम जानते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है एट इंटरनेशनल लेवल, पर्टिकुलरली टेस्ट लेवल, लेकिन वो असली वो जो प्रॉब्लम है हमारी ग्रास रूट्स में है, वो सिस्टम में है। And the system has been built up over many years, and you don't break a system down overnight. So our job, और हमारा काम ये है कि हम सिस्टम को देखें, स्कूल्स क्रिकेट में डेवलप करें, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट डेवलप करें, और हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को तगड़ा बनाएं, और ये हमारा गोल है। हम स्टेक होल्डर से कंसल्ट भी करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे ये स्ट्रेंथनिंग करने की। मैं जानता हूँ ये इजी काम नहीं है, चैलेंज भी हो गए। मैं जानता हूँ डिपार्टमेंट्स और रीजन्स वो एब्सोल्युटली एम्बेडेड विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड वी नो दैट बिकॉज जो रिज़ल्ट हम देख रहे हैं, इनकन्सिस्टेंसी देख रहे हैं, कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है हमारी सक्सेस में इंटरनेशनल लेवल। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए कोई सोल्यूशन तो नहीं देख रहे, हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी हम करेंगे, हम टाइम लगा कर और हम फोकस करके और हम पूरे टाइम लगा कर ये हम चेंजेस बनाएंगे। So, you know, for me working for the PCB is a privilege, and it shouldn't be an entitlement. And I think that for me coming here, I'm hopefully proving to everybody that I'm coming here for the right reasons. सही है, मेरा initial contract 3 साल का, लेकिन मैं अपने लॉन्ग टर्म में देखता हूँ हम यहाँ पाकिस्तान में, मेरी फैमिली भी आ रही है, हम यहाँ बेस हो गए और हम कमिटमेंट हम दे रहे हैं पाकिस्तान को। So this isn't for me to rise up the ladder and go back to England for bigger jobs. If I wanted to do that, it was already happening for me. So, you know, I'm here to commit to this. पूरे मैं focus करूँगा, पूरी energy मैं I will put full energy into making this happen and supporting Ehsan Saab and the board to move the PCB forward. Thank you, gentlemen. We'll open the floor. Ijaz. वसीम साहब, वेलकम टू पाकिस्तान, और बड़ी अच्छी बात है आप पाकिस्तान अब अपनी फैमिली को भी शिफ्ट कर रहे हैं। मेरा मुख्तसर सा सवाल है कि जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सिस्टम बना हुआ है इस वक्त, आप क्योंकि एक बड़ी लंबी प्रोफाइल भी रखते हैं, जब आप डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे
उसके बाद आप लोग रीजन्स की तरफ चले जाएंगे तो हमारा मीडिया, हमारे साबिक क्रिकेटर्स जो ऑलरेडी मानी साहब के ऊपर आप पे तनकीद भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी टीवी के ऊपर सैलरीज भी बोली जा रही हैं जो कि अनप्रोफेशनल है, तो जो लड़के 4-5 हज़ार जॉबलेस होंगे डिपार्टमेंट बंद होने के बाद, उनके लिए क्या आपका प्लान है? या आप लोग सिर्फ फिलहाल बैटिंग और बॉलिंग ठीक करने जाएंगे या लड़कों के रोजगार को भी देखेंगे? देखिए, मैं इस पर जवाब देता हूँ। मैं पहले दिन से मैंने कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिफॉर्म करना ज़रूरी है। क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बहुत है पाकिस्तान में। आफ्टर ऑल आप ये देखें कि कोई 36 टीमें खेल रही हैं क्रिकेट, इधर फर्स्ट क्लास या ग्रेड 2 में, मगर क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ये आपकी जो सोच है कि डिपार्टमेंट्स को ख़त्म किया जाएगा, ये नहीं होगा। डिपार्टमेंट्स को हम लेके साथ चल रहे हैं, और ये ज़रूर होगा कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो शायद फिट इन नहीं हों। उनके लिए हम एक बाकायदा प्रोग्राम बना रहे हैं, जो ख़ास तौर ये वो प्लेयर्स होंगे जो 30, 32, 34 साल से ये ऊपर सीनियर प्लेयर्स होंगे डिपार्टमेंट्स में या रीजन्स में। इनके लिए हम लोग पाथवेज बनाना चाहते हैं कि ये कोचेस बन सकें, ये अंपायर्स बन सकें, ये रेफरीज बन सकें। मेरे ख्याल में तो जब हम ये ख़त्म करेंगे अपना प्लान और प्रोजेक्ट, हमें प्लेयर्स की कमी होगी, हमें एक्सपीरियंस लोगों की कमी होगी जो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, और जिनकी हमें ज़रूरत होगी कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्कूल्स लेवल्स पर जाके कोचिंग करें, ट्रेनिंग करें, मेंटरिंग करें। ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक। इसमें कोई वेस्टेज नहीं होगी। जो काबिल है और जो रहना चाहते हैं क्रिकेट में, जब वो आज चाहे खेल रहे भी हों और इस स्टेज पर हैं कि शायद उनकी जॉब ख़तरे में हो, उनके लिए हम तरीका निकालेंगे कि वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रह चुके हैं। Do you want to add anything to that? Yeah. नहीं, वो एहसान साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा ये काम है कि वो जो डिपार्टमेंट्स भी हैं और रीजन्स भी हैं, वो तो हमारे सिस्टम, they've been involved in our system for a very long time. हमारा काम ये नहीं है एलियनेट करने के, वो बहुत उनकी बेनिफिट्स भी हैं, और हम वर्क करेंगे उनके साथ to try and develop the domestic game. So we're not going to alienate them at all. वसीम भाई, आप काफ़ी एक अच्छे सोच के साथ आए हैं कि पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनिशियली आपका प्लान क्या है डोमेस्टिक की बेहतरी के लिए? पाकिस्तान की आपने वर्क तो किया होगा, पाकिस्तान की डोमेस्टिक को स्टडी तो किया होगा, आपका प्लान क्या है? साथ आपकी जो टीम अभी जो बोर्ड की डोमेस्टिक में काम कर रही है, उसी टीम के साथ काम करेंगे या अपनी टीम लेके आएंगे? देखिए, 3-4 दिन हो गए इस काम में, और मैं टाइम लगाऊंगा वक्त तो लग जाएगा। अभी मैं कोई रैश डिसीजन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं जैसे काम करता हूँ, मैं असेस करता हूँ, और उसके बाद मैं चेंजेस करता हूँ, लेकिन पहले ये तो करना पड़ेगा और उसके बाद हम देखेंगे। देखें, जैसे वसीम ने कहा है, वो अभी उनको हफ्ता भी नहीं हुआ इस जॉब में। सारे पीसीबी को टॉप डाउन मैंने ऑलरेडी रिव्यूज़ शुरू की हुई हैं। सभी साहब आपके साथ सामने खड़े हैं, ये इस वजह से यहाँ आज आए हैं कि हमने मीडिया डिपार्टमेंट की रिव्यू की और हमें गैप्स नज़र आए, हम इन्हें ले आए हैं। इसी तरह जब मैंने पीसीबी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देखा तो मुझे गैप नज़र आया। आज वसीम साहब यहाँ खड़े हैं आपके सामने। हर एक डिपार्टमेंट का रिव्यू होगा, मगर इसमें मकसद ये नहीं है कि लोगों की नौकरियां ख़राब करें या किसी को निकालें। मैं ये चाहता हूँ कि पीसीबी जो हो एक हाईली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो किसी और बोर्ड से कम ना हो दुनिया में। प्रोफेशनल मैनेजमेंट फॉर प्रोफेशनल गेम, ये मेरा मकसद है। और ये एक बात और मैं कह सकता हूँ, पहले तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर आप स्ट्रक्चर अलाइन करते हैं। स्ट्रक्चर पहले अलाइन करके स्ट्रैटेजी नहीं डेवलप करते। सो दैट्स द वे इट वर्क्स, यू पुट योर स्ट्रैटेजी इन प्लेस एंड देन यू अलाइन योर स्ट्रक्चर टू दैट। रफ़ीक खान साहब। एहसान साहब, पाकिस्तान की बदनसीबी रही है कि जब भी हुकूमतें चेंज होती हैं, बोर्ड चेंज हो जाता है, और जो नए आने वाले साहब होते हैं वो यही कहते हैं कि हम इसको स्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि अब जो आप काम करेंगे वो
फुल होगा, बिल्कुल मुकम्मल होगा। वसीम साहब, दूसरा अभी आपने कहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गुज़िश्ता 70 सालों से बगैर स्ट्रेटजी के चलता रहा है? मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं। देखें, देयर इज़ नो डाउट कि पीसीबी पॉलिटिसाइज हो चुका था और सम एक्सटेंट इससे नुकसान बहुत होते हैं। जो मेरा मकसद है, जो मैंने पहले दिन आप लोगों को कहा था कि मैं इस बोर्ड को, मैनेजमेंट को प्रोफेशनलाइज करना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल लोग आके चलाएं बोर्ड को। उसके बाद चेयरमैन अच्छे आए बुरे आए उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इतना, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा ही हो सकता है, उससे नुकसान नहीं होना चाहिए अगर प्रोफेशनल्स आपके चला रहे हों स्ट्रक्चर को। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा सिर्फ फोकस है कि मैं बोर्ड में टॉप क्लास मैनेजमेंट लाऊं, ऐसे लोग लाऊं कि जो जो दूसरे बोर्ड हैं दुनिया के, वो हमें रिस्पेक्ट करेंगे कि देखो पाकिस्तान कितना अच्छा काम कर रहा है। जो कोई वजह नहीं है, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जहाँ अच्छे लोग हमारे पास आके काम करना चाहें। साहब का सेकंड सवाल पार्ट था जी, बताइए। हाँ, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ दोबारा। स्ट्रैटेजी जो अभी तो स्ट्रैटेजी मैंने नहीं देखी, लेकिन कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए, क्योंकि स्टाफ भी फिर भी वो आगे जा सकते हैं, हम क्लियर हैं, आपको भी बता सकते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। सो first 3 months is going to be very much looking at the strategy moving forward. पहले जो हो चुका है मैं उसके कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कमेंट कर रहा हूँ कि आगे जो हम जाएंगे स्ट्रैटेजी होगी, डायरेक्शन होगी 5-10 साल के लिए, क्योंकि ये जो काम हम करेंगे ये 1 साल में नहीं हो सकता, टाइम लग जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी बात है और इम्पोर्टेंट बात है समझने की कि any changes that happen don't happen in 6 months. टाइम लग जाएगा, हमारी प्लानिंग ठीक होगी, सॉलिड होगी, और उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले बताया सस्टेनेबिलिटी हम देख रहे हैं 2 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं, 20, 30, 40 years के जो हम देख रहे हैं सिस्टम में अभी, that's because there's been years and years of decay and nobody's taken any notice of what's gone on in domestic structure. So what you're seeing now at international level is no surprise. हम रिवर्स करेंगे इसको। वैसे एज फार एज स्ट्रैटेजी इज कंसर्न्ड, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पीसीबी में बात हो रही थी पिछले 1-2 सालों में कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान बने, मगर पीसीबी के पास आज कोई स्ट्रेटेजिक प्लान है ही नहीं। तो इस पर ऑब्वियसली वसीम साहब को काम करना पड़ेगा बहुत, कि जो हमारा सूरत हाल आज है वो सामने रखते हुए ये वर्क हम स्ट्रैटेजी होगी एज फार एज क्रिकेट इज़ कंसर्न कि हमने इसको आगे किस तरह लेके जाना है, इसको बेहतर किस तरह करना है, इसको हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए, हमें क्या गैप्स हैं हमारी जो क्रिकेट में जो हम अब स्ट्रेटेजिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और आप ये समझ लीजिएगा कि अगर आज हम 10-12 साल के बच्चों से शुरू करेंगे तो कोई 12-13 साल लगेंगे कि स्ट्रैटेजी का जो असल फल हो वो उस वक्त मिलेगा हमें। चॉइस साहब। चेयरमैन साहब, मेरे 2 सवाल हैं। एक बीओजी में एक चीज़ फैसला हुआ कि डिपार्टमेंट्स और रीजन्स को में कंबाइन कर दिया जाए। इस नई सूरत हाल में जो रीजन या बोर्ड रीजन या डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो उसको लीड कौन करेगा? रीजन्स का नुमाइंदा लीड करेगा या डिपार्टमेंट का जो सरबरा होगा वो लीड करेगा? क्योंकि इसमें भी इख्तिलाफ की एक जंग शुरू हो जाएगी जब आप इस चीज़ को करेंगे। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक प्रोफेशनल और हाईली बोर्ड बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया बोर्ड है जिसमें 800 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह मुमकिन होगा कि जब आप क्या डाउन साइजिंग करेंगे इस बोर्ड में? ओके, मैं दोनों का आपको जवाब देता हूँ। देखें, जहाँ तक जो डोमेस्टिक क्रिकेट रिफॉर्म पर काम हो रहा है उस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा। जब मैंने एक टास्क फोर्स बनाई है जो जनरल मुजम्मिल साहब जो हमारे बीओजी के मेंबर हैं वो लीड कर रहे हैं। इसमें 2 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, हमारे बोर्ड के मेंबरान, और इसी तरह रीजन्स के भी मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं।
ये सब मिल के बनाएंगे एक प्रपोज़ल। और ये इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारा मकसद है कि जो डिपार्टमेंट्स की स्ट्रेंथ्स हैं और जो रीजन्स की स्ट्रेंथ्स हैं जो होनी चाहिए शायद आज ना हो, ये दोनों को इकट्ठा ला के कैपेसिटी बिल्डिंग हमें करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट्स की। किसी को नुकसान नहीं होगा, सारे स्टेक होल्डर्स को हम ऑन बोर्ड लेंगे इसमें। ये किसी के ख़िलाफ़ ये एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा है कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो। जहाँ तक आप डाउन साइजिंग की बात कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि आज पीसीबी में आप तकरीबन 900 एम्प्लॉयज़ हैं। ये ज़्यादातर वो एम्प्लॉयज़ हैं जो ग्राउंड्समैन हैं, चौकीदार हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, रीजनल लेवल पर। ये पीसीबी का काम नहीं है कि हम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चलाएं, हम लोग स्कूल क्रिकेट चलाएं, हम लोग क्लब क्रिकेट चलाएं। सब कुछ पीसीबी करता है। स्कूल क्रिकेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सिर्फ पीसीबी कर रहा है आज। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट पीसीबी कर रहा है, ये भी कहीं नहीं होता दुनिया में। ये चीज़ें होती हैं रीजनल लेवल और उनके नीचे से। रीजन्स डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को ये क्लब क्रिकेट चलानी चाहिए, स्कूल क्रिकेट चलानी चाहिए। ओवर द ईयर्स ये सारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर पीसीबी के पास आ गया है। इसको मैं डिवॉल्व करना चाहता हूँ, मैं कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहता हूँ अपने रीजन्स की, एंड रीजन्स के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट्स की, और डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे हमारे स्कूल्स और क्लब क्रिकेट्स की कि और जब ये करेंगे तो जो हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे रीजन्स की। इनकी नौकरियाँ नहीं कहीं नहीं जा रही, इनको हम लोग रीजनल लेवल एंड बिलो पर शिफ्ट कर देंगे जहाँ वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जी सर, ये दुनिया में कौन सा बोर्ड चलाता है डिस्ट्रिक्ट और स्कूल क्लब या स्कूल लेवल क्रिकेट? ये बोर्ड्स का काम नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट्स का काम है। हम डिस्ट्रिक्ट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे कि वो चला सकें, हम उनकी मदद करेंगे। इवेंचुअली इसकी ओनरशिप उन्हें लेनी है। अब पाकिस्तान में जब हम लोगों ने यहाँ स्कूल क्रिकेट किया, 450 स्कूल उसमें शामिल हुए थे। पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं, हम 450 पर बात कर रहे हैं। हमें जब तक हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मा डिस्ट्रिक्ट्स रीजन्स के थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं देंगे तो ये हमारी बुनियाद तक कमज़ोर रहेगी। वसीम, you would like to add? जी, एक और बात भी है कि हमारी विकटां जो हैं डोमेस्टिक लेवल में, फैसिलिटीज़ क्लब्स में, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो ये भी देखना पड़ेगा और प्लान भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान भी बनाएंगे हम आप, क्योंकि स्कूल्स और क्लब्स बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पाइपलाइन जो होगा डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और फर्स्ट क्लास के लिए वहाँ से आएंगे। So, you know, we need to look at wickets. Your domestic structure is only as good as the wickets that teams play on. We've got to upskill the curators. उनको develop भी करेंगे, coaches को भी develop करेंगे। So, हमारे बच्चे जो हैं वो district level में वो सबसे अच्छे coaching उनको मिल रही है। हमारे high performance centers को भी develop हम करेंगे। ये एक strategy तो नहीं है, ये overnight नहीं हो सकता। हमारा पूरे holistic strategy देखेंगे और उसके बाद हम implement ये सब करेंगे। हम challenges जानते हैं, ये easy काम नहीं होगा, लेकिन इसलिए मैं आया हूँ because I believe I can adapt my experiences, my leadership to deliver on all of these things. Hello Wasim. It is very good to hear that you are talking about developing cricket at the grassroots level. But for the past few years, PCB has been trying to convince the international teams to come to Pakistan, and we have seen over the past 2 years, there has been regular top flight and international cricket in Pakistan. But the matches that are being organized, they are of the shorter format. And the maximum amount of time that a team has spent over here in Pakistan is 5 days. Do you think that now the PCB needs to host longer versions, and by longer version I mean test cricket? Because that will sort of develop more credential that Pakistan is a safer place and it has the capacity to host international cricket.
And for that, you need to be convinced that, you know, Pakistan has that capacity. So first of all, are you convinced? And the second part is, how do you plan to convince the international boards to send their teams to Pakistan? Look, Ihsan Saab and I have already been working hard. You know, he's been working hard previously to convince teams to come here. Playing T20 cricket is not out of choice. You know, we want to bring Test cricket back to Pakistan. We want teams to be playing in Pakistan. Lekin ek cheez hai, we've got to make sure that whatever security concerns international teams have got, we make sure we close those gaps. Because, you know, Pakistan now is ready to host international cricket. It's starved of international cricket. We need the youngsters to see our heroes playing here, not in the UAE or other parts of the country or parts of the world. So हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. ये तो नहीं है जो हम पीछे बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे. We're working very hard behind the scenes. हमारे ICC meeting भी आ रहे हैं. मैं बंगलोर भी जा रहा हूँ, the World Cricket Committee, to discuss this very thing in March. So, you know, हम कोशिश कर रहे हैं, and we're going to keep trying. One of our goals is to bring international cricket back to Pakistan. देखिए, इसमें to get international cricket back into Pakistan, आपको कई boxes tick off करने पड़ते हैं. एक जो players आते हैं यहाँ, उनकी security और उनके comfort levels, वो PSL के ज़रिए, क्योंकि अब इस साल कोई 40-45 players हैं overseas players जिन्हें sign up कर लिए PSL के लिए. सब तैयार हैं पाकिस्तान आने के लिए और ये अपने पाकिस्तान लेग के इस साल 8 मैचेस होंगे. मैं चाहता हूं कि अगले साल मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस पाकिस्तान में हों. तो जैसे ये प्लेयर्स आते हैं और यहाँ देखते हैं हालात, तो उनको ये समझ आ जाता है कि जो पाकिस्तान की वो बातें बाहर से सुनते हैं या जो परसेप्शन जो एक उनके दिमाग में होता है परसेप्शन, वो ग्राउंड रियलिटी में बहुत फ़र्क है. पाकिस्तान बड़ी सेफ़ जगह है, बहुत बेहतर हैं यहाँ हालात जो आज से 10 साल पहले थे, जिस वजह से यहाँ क्रिकेट ख़त्म हो गई थी, वर्चुअली बंद हो गई थी पाकिस्तान में. तो एक है गेटिंग ओवर द परसेप्शंस. दूसरा ये है कि हमें दूसरे बोर्ड्स की भी डायनामिक्स समझनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात चल रही थी फॉर अ लॉन्ग टाइम कि वो ये 5 हम ODIs खेल रहे हैं उनके साथ कि वो कुछ मैचेस पाकिस्तान में करें. अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए उनका चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स दोनों छोड़ के चले गए. तो उनकी जो नई मैनेजमेंट आई है वो मेंटली इतना भी तैयार नहीं थे कि यहाँ पाकिस्तान में आके खेलें. मगर उन्होंने ये कहा कि अगर हम अभी यहाँ नहीं खेलना चाहते, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी डिसीजन, मगर वो ये तैयार हैं करने के लिए कि थ्रू आउट द PSL और आइंदा जितनी सीरीज़ होम सीरीज़ होंगी पाकिस्तान में, जो भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे, उनके हेड ऑफ सिक्योरिटी पाकिस्तान आएंगे, हमारी सिक्योरिटी प्लान समझेंगे, हमारे साथ बड़ी क्लोजली काम करेंगे. मेरे ख्याल में हमारी नेक्स्ट होम सीरीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है शायद 2022 में. उसके लिए वो मेंटली ऑलरेडी तैयारी करेंगे कि वो यहाँ के खेलें पाकिस्तान में. इसी तरह हमारी बात हम इंगेज कर रहे हैं बांग्लादेश से, श्रीलंका से, उन दोनों से सीरीज़ हो रही है इस साल टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, कि उन्हें उनके कंफर्ट लेवल्स हम लोग इम्प्रूव करें कि वो यहाँ कॉन्फिडेंट हों आने के लिए, खेलने के लिए. ये स्टेप बाय स्टेप होनी पड़ती है अप्रोच. सब की जो कंसर्न्स हैं जो उनको ओवरकम करना पड़ता है, उनको प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस करनी पड़ेंगी कि हमारी सिक्योरिटी प्लान्स क्या हैं, किस तरह हम उसको एक्सिक्यूट करेंगे. सो अनफॉर्चुनेटली ये ओवरनाइट नहीं होता, इसमें छोटे छोटे कदमों से होता है. वो कदम ऑलरेडी शुरू हो चुके हुए हैं इन फेयरनेस, पिछले कोई 1.5-2 साल से चल रहे हैं. और इस पर मेरे जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे फीडबैक्स मिल रही हैं दूसरे मुल्कों से, कि पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं. अब आपने ये देखा है कि ब्रिटिश एयरवेज़ ने ऐलान किया है कि वो जून से पाकिस्तान फ्लाई करना दोबारा शुरू करेंगे, और उनने इसकी रीज़न यही दी थी कि द सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान इज़ मच इम्प्रूव्ड. तो ये स्टेप्स ऑफ कॉन्फिडेंसेस हैं. ये उनको पैसे तो पिछले 10 साल भी मिल सकते थे, वो नहीं आ रहे. सर अगर मैं बिल्कुल रियलिटी, सर मैं बिल्कुल रियलिटी पे बात कर रहा हूँ.
क्या चीज़ साबित नहीं हुई? नहीं, मोहब्बत नहीं है, कमर्शियली आ रहे हैं, मगर जो उनका क्राइटेरिया था, अगर आप अपने फैक्ट्स चेक करिए, जब उन्हें पाकिस्तान से पुल आउट किया था ब्रिटिश एयरवेज ने, इट वाज ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स। आज क्योंकि हालात बेहतर हैं, दे आर प्रिपेयर्ड टू कम बैक। ऑब्वियसली वो अपने फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, मगर ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो रिस्क लेंगे। अगर उनको कोई फ़िक्र होती, वो नहीं लेंगे रिस्क। उनके इंश्योरेंस कंपनीज नहीं उनकी जहाज़ों को इंश्योर करेंगी अगर रिस्क होता। वो उनने बड़ी हार्ड हेडेड एक डिसीजन लिया कि ठीक है, इसमें हमारा डेफिनेटली उनका फाइनेंशियल फ़ायदा होगा, मगर इट इज़ सेफ फॉर ब्रिटिश एयरवेज टू फ्लाई टू पाकिस्तान। ये उनने खुद कहा है ब्रिटिश एयरवेज ने। देखिए, चैलेंज तो है, ज़रूर चैलेंज है, क्योंकि सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं है स्कूल में। लेकिन इस ज़रिए हम आए हैं देखने के लिए, हम देखेंगे और हम प्लान करेंगे और हम तगड़ा बनाएंगे ग्रास रूट्स में। सो क्लब्स क्रिकेट पाकिस्तान में 3000 क्लब रजिस्टर्ड है, उनमें 2000 असली खेल रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रॉब्लम्स भी है, पॉलिटिक्स भी है क्लब लेवल में। मैं जानता हूँ वोटिंग सिस्टम कैसे भी चलती है, और ये तो सिस्टमिक इशू है। लेकिन जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट के नीचे वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट भी ठीक करें और गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी हम कोशिश करें इम्प्लीमेंट करने की, ये चीज़ें आस्ते आस्ते से वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन स्कूल्स क्रिकेट प्रॉब्लम है, लेकिन कोचेस जो एहसान साहब भी कह रहे थे, we're going to get coaches going into schools because the problem with most of the schools facilities नहीं है। लेकिन उनको विकेट्स तो नहीं चाहिए स्कूल लेवल में, बस ये चाहिए एक्टिविटी इंथुजियाज्म हो जाए बच्चों में। They want to move on to clubs, अच्छे क्लब हो, you know, where there's actually opportunities where they can play club cricket, and we can start to move the structure. But पहले जैसे मैं कह रहा था, ये सिस्टम जो है टाइम लग जाएगा। You know, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम कर रहे हैं, साल 2 साल, it might take 1 or 2 years to get this right, because ये कितने साल के ये सिस्टम इरोड हो रहा है, तो 1 साल में ये ठीक नहीं हो सकता, टाइम लग जाएगा। लेकिन हम फाउंडेशंस इन प्लेस रखेंगे और how we will develop those foundations to make it work. सुहेल, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जो पैट्रन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो अपने क्रिकेटिंग इरा से ऑस्ट्रेलिया के मदाह रहे हैं, फैन रहे हैं उसके, कि सिस्टम उनका बहुत अच्छा है और आप भी उसी तरह की रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। उनकी 6 टीमें ऑस्ट्रेलिया की आप 8 ले आएंगे, लेकिन उनके फ्लाज जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं वो सामने आ रहे हैं ना। उनके पास 2 प्लेयर्स जाने के बाद भी उनके पास इतने बैकअप के तौर पर प्लेयर्स आए। उनकी पिचेस मेलबर्न जैसे क्रिकेट ग्राउंड की पिचेस को डिमेरिट पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो किस तरह आप उसको एक आइडियल बना के उसको लागू करेंगे अपने यहाँ पर पाकिस्तान में? फ्लाज तो उस सिस्टम में भी हैं, फ्लाज आपके भी सामने पेश आएंगे। Sure. Okay. Yeah, you go ahead. Let's start from there. अच्छा, so can you repeat what your actual question is? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पैट्रन के कहने पे आप रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं जी, जी। पाकिस्तान क्रिकेट में, और वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे लेके आ रहे हैं, वो वहाँ
पे 6 टीमें आप 8 बनाएंगे, लेकिन फ्लास तो उसके भी सामने आना शुरू हो गए, उनके 2 प्लेयर्स गए, डोमेस्टिक से उनको प्लेयर्स नहीं मिल रहे, उनकी पिचेस को डिमेरिट्स पॉइंट्स मिल रहे हैं, एमसीजी जैसी पिच को मिले, तो आप किस तरह उसको आइडियल बना के उस सिस्टम को यहाँ पर लागू करने की कोशिश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत कामयाब होंगे? हमारा सिस्टम तो डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में 17 मिलियन लोग रहते हैं, वी गॉट 200 मिलियन पीपल लिव इन पाकिस्तान, सो उनका आइडियल जो है वो 6 रीजन्स और 6 कैसे उनके थिंकिंग है इस बात में, लेकिन ये मतलब तो नहीं है ये हम अडॉप्ट करेंगे। वो हम सोच समझ कर 8 होंगे, 10 होंगे, 12, ये लेकिन हम डिसीजन नहीं बनाई सही। बिल्कुल, इसके साथ मैं ये कहता हूँ, देखें हम 8 फर्स्ट क्लास टीम्स की बात हो रही है, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, इसके नीचे एक सेकंड डिवीज़न रहेगी। हमें जो हमारा कैचमेंट एरिया है, 200 मिलियन की आबादी है हमारी, ऑब्वियसली हमने सब बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि ये आए, मेन बॉयज़ एंड गर्ल्स। हमारी गर्ल्स क्रिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जहाँ तक नहीं, पेट्रन का विजन जो है वो 6 और 8 टीमों का मसला नहीं है, वो क्वालिटी क्रिकेट चाहते हैं, हाई क्वालिटी क्रिकेट एट द हाईएस्ट एंड। ऑस्ट्रेलिया, हर एक मुल्क के प्रॉब्लम्स होते हैं, पिचेस पर, परफॉर्मेंस पर, वो हर एक टीम दुनिया में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, इंडिया, वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उनके साइकिल्स होते हैं। ये सीनियर प्लेयर्स आते हैं, वो रिटायर होते हैं, टीम स्ट्रगल करती है, वो दोबारा बिल्ड करते हैं। हम उस रीबिल्डिंग स्टेज में खुद जा रहे हैं, मगर जो मुझे फ़िक्र है कि हमारा जो टैलेंट पूल नीचे है, उनके पाथवेज क्लियर नहीं है, तो उसको जब हम लोग क्लियर नहीं करेंगे तो हमारे जो नेचुरल टैलेंट बहुत है मुल्क में, उसको हम लोग पूरी तरह ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, उनको हम पूरी तरह डेवलप नहीं कर सकते। और आप विकेट्स की बात भी पूछी थी ऑस्ट्रेलिया में, विकेट्स की बात तो और बात है, स्ट्रक्चर एक बात होती है, विकेट्स, अंपायरिंग, ये तो फैसिलिटीज़ होती है, वो दूसरी बात होती है। सानवानी साहब से मेरा सवाल है सर, शर्जील खान के बारे में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो उन्होंने दरख्वास्त की थी बोर्ड से कि उनको उनकी पाबंदी हटने से पहले जो है वो इजाज़त दी जाए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से, लेकिन बोर्ड ने जो है उनकी मंजूर नहीं की दरख्वास्त, इसके बारे में क्या कहें? देखें, शर्जील 5 साल के लिए बैन हुए थे, उसके अगेंस्ट उनने अपील की थी और वो अपील भी उनकी टर्न डाउन की गई थी, तो उनको 2 मौके मिले थे अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए। फिर ये किया गया था कि उनके 5 साल के बैन पर 2.5 इयर्स सस्पेंड कर दिया गया था। वो 2.5 साल उनके कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह सितंबर में इस साल। उसके बाद उनको एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, री एजुकेशन ऑन एंटी करप्शन उनको करनी पड़ेगी। उसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, अगर परफॉर्म करते हैं और हमारे सेलेक्टर समझते हैं कि उनका रोल है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली उन्हें मौका दिया जाएगा। उमर, आपका नंबर आएगा। Question is for Wasim. Wasim, Pakistan has been insisting on playing against India for long until they recently lost to BCCI and ICC. What's your take on playing against India and how long Pakistan can sustain and thrive without playing against India? Look, it's a massive challenge. I don't think we're going to see any solutions anytime soon with that. I think the elections are going on in India and various things, so nothing's going to happen in the near future. But hum to puri koshish kar rahe hain. I know that Ihsan Saab's been trying his hardest to try and get them to the table and get this moving. But हमारे मुल्क में pride होना चाहिए. We keep asking them to play us, लेकिन we need to get to a situation वो हमें पूछेंगे खेलने के लिए, and I think we need to do that. The world continues, the life goes on. Yes, sad है कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रहे, लेकिन we need to carry on and we need to keep moving forward. We can't wait forever to play against India. So हमारे focus ये है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को डेवलप करें, इंटरनेशनल प्लेयर्स को, हमारी टीम को सक्सेसफुल बनाए इंटरनेशनल लेवल में, कंसिस्टेंसी हमें मिले, सस्टेनेबिलिटी मिले. हम तो इंटरनल देख रहे हैं, ये हर चीज़, वो बाकी जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं वो हम कुछ भी नहीं कर सकते. इंशाल्लाह वो चीज़ें हो जाएंगे, लेकिन let's focus on getting domestic cricket right, getting grassroots strong, and getting our international team being sustainable in the future where we're successful at all levels.
ओके, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ। इंडिया में दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो उनके जनरल इलेक्शन है और दूसरा उनके बोर्ड के इलेक्शंस आने हैं इस साल। तो जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का, क्योंकि अगर उनके BCCI में नए लोग आते हैं फिर उनसे दोबारा बात करनी पड़ेगी। ये ज़रूर है कि जो हमारे ताल्लुकात हैं, हमारी रिलेशनशिप्स इंडिया बोर्ड के साथ बहुत अच्छी हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मगर जैसे वसीम ने कहा हम किसी की मिन्नतें नहीं करेंगे। अगर हम लोग पाकिस्तान टीम को इस लेवल पर ले आएँ कि हम दुनिया में अमंग द बेस्ट 3 और 4 टीम्स हों हमेशा, तो लोग खुद ही हमारे साथ खेलने चाहेंगे। मुझे ये पता है, जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं इंडियन जर्नलिस्ट से या जो इंडियन पब्लिक है, कि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलें। अनफॉर्चुनेटली इसमें पॉलिटिक्स आ जाती है और मैं नहीं समझता कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को कभी मिक्स करना चाहिए, मगर होता है हमारे माहौल में, और ख़ास तौर इंडिया में तो बहुत हो रहा है, उनने इस्तेमाल किया है। मगर मुझे उम्मीद है कि जैसे उनके इलेक्शन ख़त्म हो जाए एक दफ़ा, उनके एटीट्यूड्स कुछ चेंज होंगे। अली हाशमी। मेरा वसीम से सवाल है, आप जो बहुत सारी चेंजेस लेकर आ रहे हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में और बहुत कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हेडक्वार्टर है जिस स्टेडियम में है वो तो खुद लीज पे है, तो क्या कोई नया स्टेडियम भी बनाएंगे या ऐसे ही चल चलाओ का काम है जैसे चल रहा है? Better to answer this, but हमारे गोल तो नहीं है जो PCB को मूव करना यहाँ से. I think we've got bigger issues to deal with first. देखिए, मुझे बताएं कितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं दुनिया में जो स्टेडियम्स बनाते हैं? हम दुनिया से अपनी क्रिकेट का कंपेयर कर रहे हैं, हाँ, क्रिकेट स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को उस तरह से नहीं कर रहे। स्टेडियम बनाना आपका काम नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। ये इसके काफ़ी साल रह गए हैं लीज के लिए, तो मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है। अगर देखें, नहीं, ये मैं लॉन्ग टर्म, सर मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारी दुनिया में गवर्नमेंट्स बनाती हैं। अब बहुत कम है, लॉर्ड्स परहैप्स इज़ द ओनली एक्सेप्शन जो एक्चुअली प्राइवेट मेंबर, वो भी इंग्लिश बोर्ड ने नहीं बनाया, वो MCC ने बनाया है, जो MCC ओन करता है आज। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पास एक ग्राउंड नहीं है अपना, सारे काउंटीज के ग्राउंड हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स भी इसी तरह सारे स्टेट्स के ग्राउंड हैं। साउथ अफ्रीकन ग्राउंड भी इसी तरह जो वहाँ के क्रिकेट स्टेक होल्डर्स हैं वो चलाते हैं। बोर्ड का काम है क्रिकेट चलाना, क्रिकेट डेवलप करना विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमेशा बोर्ड्स, ये स्पोर्टिंग बॉडीज़ और गवर्नमेंट्स इस चीज़ के लिए इकट्ठा काम करती हैं। अगर क्रिकेट सक्सेसफुल हो, अगर क्रिकेट पॉपुलर हो, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उसमें पैसा खर्च करेगा। मानी साहब, मेरे आपसे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था कि PSL अब कुछ ही दिन बाद शुरू होने वाला है जी, तो आपने 4 सितंबर को चार्ज संभाला था जी। तो अभी हम देख रहे हैं कि PSL की वो गेमा गेमी नज़र नहीं आ रही, वो जो एक अरूज होता था PSL के स्टार्ट होने से पहले वो नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मार्केटिंग जो आपकी प्लानिंग है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होगी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने कहा कि शर्जील खान को रीहैब करना पड़ेगा और उसके बाद डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें सलमान भट्ट ने भी की, उन्होंने भी रीहैब किया, उन्होंने भी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी, हर दूसरे टूर्नामेंट के वो टॉप स्कोरर होते थे, तो उनके साथ क्यों ज्यादती की जा रही है? उनको क्यों नहीं वापस लाया जा रहा टीम में, या उनको PSL इवन के खेलने की इजाजत दी जा रही? देखिए, पहले मैं PSL की बात कर दूं। PSL की तो बहुत पॉजिटिव हमें वाइब्स आ रही हैं। एंथम ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है, अगले हफ्ते ओपनिंग सेरेमनी होगी। मुझे इंडिया से मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि वो लुक फॉरवर्ड करते हैं PSL की ओपनिंग को। PSL मेरे ख्याल है अमंग द प्रीमियर लीग्स हो गया दुनिया में, टॉप लीग्स में है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीग्स। जिस तरह PSL रन किया जा रहा है, जो दुनिया के क्रिकेटर्स हैं इसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ऑन टाइम पेमेंट्स मिलती हैं, उनकी लॉजिस्टिक्स बड़ी प्रोफेशनली हैंडल की जाती हैं, और जो लुक एंड फील है PSL का वो बहुत ही पॉपुलर है दुनिया में। इसमें कोई वो आप लोगों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जी, हम देखते हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। जहाँ तक आप शर्जील की बात कर रहे हैं और
उसको आप कंपेयर कर रहे हैं सलमान बट दे टू डिफरेंट इश्यूज। देखें, सलमान की एज इज़ 35-36। सिर्फ सिलेक्टर्स अपने सामने एक चीज़ रखते हैं कि उसका फ्यूचर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट क्या है। उसकी परफॉर्मेंस ठीक रही है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, मगर उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस फवाद आलम की हुई है। अगर हम ऑनेस्टली देखें उसको, आप इनका कंपेयर कर दें कि अगर सलमान की कोई 45-47 एवरेज है, फवाद की कोई 60s में है, मगर सिलेक्टर्स को हमने जब अपॉइंट करते हैं वो अपनी विजन देते हैं, वो अपनी प्लानिंग करते हैं, वो अगले 4-5 साल का देखते हैं कि उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कौन सा प्लेयर किस तरह फिट होता है। तो वो उनकी डिस्क्रेशन होती है कि वो सिलेक्ट करें बेस्ट टीम फॉर पाकिस्तान। सलमान साहब, आपने अभी रवामाई ICC की इजलास में शिरकत करना है, तो क्वेश्चन है कि सरफराज अहमद के जो मामले पे आपने जो मामला उठाया था, जो वाक़या रूनुमा हुआ था, क्या कोई हिकमत अमली तरतीब दे ली है मामला जो उठाने? सेकेंडली ये कि जो हरजाना की अदायगी करनी थी पाक भारत मामले पे, जो हरजाना अदायगी करी तो उसके क्या फाइनली क्या था वो? देखिए, जो हमें ICC हमारी गवर्निंग बॉडी है, उनके रूल्स हैं जिसके मुताबिक हम लोग भी ऑपरेट करते हैं, तो उस हद तक मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मगर जो सरफराज का हादसा हुआ था, उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स ये थे, उसने एक बात की जो एक्सेप्टेबल नहीं थी किसी लेवल पर भी। वो भी जब उनको पॉइंट आउट किया गया तो उन्हें एकदम उस पर माफ़ी मांगी। बोर्ड ने भी एकदम इस पर अपॉलजी इशू की और हमने भी सपोर्ट नहीं किया जो कुछ हुआ था। मगर जो ICC का प्रोसेस है, उसके उनके दो प्रोसेस हैं। एक तो प्लेयर को चार्ज करेंगे, कोई प्लेयर जानबूझकर किसी कोई बुरी बात कर रहा हो किसी के ख़िलाफ़ जो अनएक्सेप्टेबल है। दूसरा ये था कि अगर वो एक्सेप्ट करता है प्लेयर के गलती से कह दिया, तो एक रिकन्सिलिएशन प्रोसेस होता है ICC का। उसमें ये होता है कि वो दोनों पार्टीज़ को एक कमरे में बिठाते हैं और उनको समझाते हैं कि तुमने क्या गलती की है, और फिर वो आपस में समझौता कराते हैं। वो ऑलरेडी हमने कर लिया था। जैसे सरफराज को पता चला वो मैनेजर को कि ये इस पर ऑफेंस होगा साउथ अफ्रीका में, उनने इमीडिएटली जाके द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी उनने जाके माफ़ी मांगी साउथ अफ्रीकन प्लेयर से भी, उनके मैनेजमेंट से भी। हमारे जो टीम मैनेजर हैं तलत अली, वो उनके CEO से मिले, उन्होंने जब पर्सनली अपोलोजाइज़ किया। सुभान साहब ने फ़ोन किया था साउथ अफ्रीकन CEO को, और उन्हें वहाँ भी हमने कहा कि ये हम अपोलोजाइज़ करते हैं। सो जो मकसद था रिकन्सिलिएशन प्रोसेस का जो ICC चाहता है, वो हमने पूरा कर लिया था। जो मेरा कंप्लेंट या गिला है ICC के साथ, वो ये है कि हमने जब ये सब कर लिया था, और मैं ये भी तैयार था कि हम सरफराज को पुल आउट कर लें कुछ मैचेस के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि वो मैच खेले फिर वहाँ क्राउड का रिएक्शन हो, उस पर प्रेशर पड़ेगा। ये रेसिज्म का इशू बड़ा स्ट्रॉन्ग है साउथ अफ्रीका में, वो बहुत सेंसिटिव है। जिस हालात से वो लोग गुजरे हैं उसकी वजह से, तो हमने जिस हद तक हम कर सकते थे हमने कर लिया था, और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो ICC के रिकन्सिलिएशन प्रोसेस में नहीं आती। वो सारी चीज़ें हमने कर ली थी। तो उसको ICC ने इग्नोर किया है, और सरफराज को एक और चार्ज पर उन्हें चार्ज किया है। इस पर हमने उनको बड़ा क्लियर ख़त लिखा है ICC को कि कभी कभी कानून एक चीज़ होती है, कॉमन सेंस भी एक चीज़ होती है। जब जो आपका मकसद था वो हमने पूरा कर लिया है, तो क्या फ़ायदा है इसको और आगे उछालने की। लास्ट 3 एहतशाम जो लीगल अच्छा, इंडिया की बात कर रहे हैं, सॉरी, मैं आप सरफराज से लिंक कर रहे थे जी। उसमें देखें, केस हुआ, हमारे ख़िलाफ़ किया, अफसोस की बात है। हमारे वकील अभी भी समझते हैं कि शायद थोड़ी हमसे ज़्यादती हुई, मगर अब इस पर कोई अपील नहीं है। जो उसका इस पर तकरीबन कोई $1.5 मिलियन हमें देने पड़े हैं कॉस्ट दूसरे साइड के। इसके ऊपर हमारे अपने भी खर्चे हैं, तो $2 मिलियन से ज़्यादा का हमें इस पर चोट लगी है।
मैं देखें, जहाँ तक फाइनेंशियल बातें हैं मैं बिल्कुल ओपन हूँ। हमारे पीसीबी के जो बैलेंस शीट्स अकाउंट्स हर एक साल हमारी वेबसाइट पर होंगी, ये बातें आपके सामने आ जाया करेंगी। कोई आपसे छुपी बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। इसमें हमने एक फ़ैसला किया था, बड़े गुड फेथ में किया था, इसमें कोई वो नहीं था कि किसी ने कोई बदनीयत से ये केस शुरू किया था। जो लोग थे पीसीबी चला रहे थे, उनने लीगल एडवाइस ली थी और वो एडवाइस अपने सामने रख के उन्होंने एक एक्शन लिया था। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे फेवर में नहीं गया, उसकी कीमत बहुत महंगी पड़ी हमें, और मगर है अब वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, इनफैक्ट पे कर लिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। इत्शाम चेयरमैन साहब, बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई चेयरमैन आता है वो कहता है कि हम स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट को रीवैम्प करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि अंडर 16 भी हो रही है, अंडर 19 भी हो रही है, इंटर रीजन भी हो रही है, इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट भी हो रही है। इसमें कहाँ से गुंजाइश बचती है इसको रीवैम्प करने की? दूसरा ये कि हम एक तरफ ऑस्टेरिटी कहते हैं, दूसरा हम स्कूल क्रिकेट पे भी चले जाते हैं। वेयर फॉर स्कूल क्रिकेट एक सिस्टम इन प्लेस ऑलरेडी है, एजुकेशनल उनका अपना एक सिस्टम है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड अंडर 16 तमाम को कैटर करता है। तो वाई डू पीसीबी इंडल्ज इन द स्कूल क्रिकेट? देखें, दुनिया में ये जितने ग्रास रूट गेम्स होते हैं, ये लोकल बॉडीज़ का काम होता है, डिस्ट्रिक्ट्स का, हमारे माहौल में डिस्ट्रिक्ट्स का, स्कूल्स का, ये रीजन्स का, ये नहीं कर रहे। ये सारा पीसीबी यहाँ से बैठ के कर रहा है, और यही मेरा प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग करें, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। पाकिस्तान स्पोर्ट क्रिकेट में एक पैसा नहीं खर्च करता, ना पंजाब बोर्ड करता है। क्रिकेट जितनी चल रही है पाकिस्तान में, स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट, ये सब पीसीबी फंड कर रहा है। इसको हम लोग बेहतर करेंगे, इसको हम वाइबल करेंगे, इसका हम फाइनेंशियल मॉडल ऐसे बनाएंगे कि इवेंचुअली हर एक रीजन को तकड़ा किया जाए कि वो अपना क्रिकेट खुद संभाल सके। हमें शुरू में इनको फाइनेंशियली सपोर्ट ज़रूर करना पड़ेगा, मगर इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, इनके लिए स्पॉन्सरशिप्स लाने की कोशिश करेंगे कि इनकी बुनियाद तकड़ी हो। अगर हमारे रीजन्स तकड़े होंगे तो हमारी ग्रास रूट क्रिकेट तकड़ी होगी। शहजाद मानी साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई है तो मीडिया पे एक बहुत बड़ा स्लम्प है। तो दो रोज़ पहले बीओजी की मीटिंग हुई, उसमें कैमरामैनों को जो है वो फुटेज नहीं बनाने दी गई। उसके बाद शाम को प्रेस रिलीज जारी की गई और प्रेस रिलीज के बाद आपका 5.5 मिनट का एक स्टेटमेंट भी आया। तो हम क्या समझे कि आप भी गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ को साथ लेके चल रहे हैं कि स्पोर्ट्स मीडिया ख़त्म ही हो जाए? देखें, मेरा कोई गवर्नमेंट से ना ताल्लुक़ है ना बात है इन चीज़ों में, तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा। जहाँ तक ये कैमरा नहीं आए कमरे में और जो प्रेस रिलीज है, perhaps उसको समी ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे, मगर मैं I'll give my 2 bits after that. शहजाद, मीडिया रिलीज निकली थी, एडवाइजरी निकली थी अबाउट प्रीव्यूइंग दी बीओजी मीटिंग। उसके अंदर लास्ट नोट था कि एट द एंड ऑफ दी ब्रीफिंग हम वीडियो भी निकालेंगे और प्रेस रिलीज भी निकालेंगे। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि आप आके फिल्म नहीं कर सकते। सुबह आपके जब हम गए हैं, आपके कुछ कोलीग्स खड़े हुए थे, ना उन्होंने मुझसे किसी ने रब्ता किया, ना पीसीबी के किसी और ऑफिशियल से रब्ता किया, ना एनसीए में किसी से रब्ता किया कि हम अंदर आना चाहते हैं। और अगर किसी ने किया है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू अपोलोजाइज, बट किसी ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। जब रब्ता नहीं किया तो हमें पता ही नहीं चला कि कोई आदमी आके फिल्म करना चाहता है। शहजाद, आप बात प्लीज। मेरे नंबर देखें, मेरे नंबर आप सबके पास हैं। अगर आपको कभी भी किसी वक्त कोई डाउट है, आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन कर लें और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। ब्लॉकर्स नहीं, हम फैसिलिटेटर्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मीटिंग पे आना चाहते हैं। देखें,
हम सब ने बहुत सारी मीटिंग्स की भी हैं और अटेंड भी की हैं। मीटिंग शुरू होती है टाइम के ऊपर, बट ये नहीं पता होता कि कितने बजे ख़त्म होगी। मौसम आपके सामने है। मैं तो चाह रहा था कि आपको हेल्प हो, आपको इनकन्वीनियंस ना हो कि बारिश में आप भीगें, आपकी सेहत ख़राब हो या कुछ हो। अगर मेरी ये चीज़ सही नहीं लगी है तो आई एम सॉरी, बट मैं तो आपको फैसिलिटेट कर रहा था कि आपको तकलीफ ना हो कि मैं आपको 4 बजे का टाइम दूँ, मीटिंग 6:15 बजे ख़त्म हुई है। अब आप मुझे बताएं कि आप खड़े रहते हैं वहाँ पर, आपको इनकन्वीनियंस होती। और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फैसिलिटेट इसी तरह करती हैं अपने मीडिया को। कोई उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि वो आपके रोल को या आपके इन्वॉल्वमेंट को किसी भी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल स्टेक होल्डर है सर। नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं आप। जो जहाँ तक मीडिया मीटिंग से पहले नहीं आया बोर्ड में, सभी ने बड़े जी वो नहीं, उसमें लिखा था अमंग अदर आइटम्स, अमंग अदर आइटम्स। देखें समी साहब आपके लिए हमेशा मौजूद होते हैं, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है इनसे बात कर लीजिएगा। अच्छा, ये माशाल्लाह आपको किसने बताया? या नहीं, ये बड़ी गलत बात है। मैंने आप लोगों को शुरू से कहा है, मैं जो कुछ होता है बोर्ड में उसके लिए मैं पर्सनली अकाउंटेबल हूँ। मैं आपके सामने हूँ, मैं मौजूद हूँ, मगर मैं अगर इंडिविजुअली आप लोगों से बात करना शुरू करूँ तो मैं सारे दिन फ़ोन पर रहूँगा। इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर डालना पड़ता है। इस वजह से सभी को हम यहाँ लाएँ। ये प्रोफेशनल हैं, ये जानते हैं कि दूसरी दुनिया में किस तरह बोर्ड्स वर्क करते हैं, और हमें इसको एक चैनलाइज्ड फॉर्म से के तरीके से डील करना पड़ेगा। मगर ये आप लोगों को बिल्कुल फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, कोई शक भी नहीं होना चाहिए कि कोई और एजेंडा है। ये नहीं है, ये गलत बात है। चेयरमैन साहब, कैन आई ऐड आप जस्ट लेट मी फिनिश। एक छोटी सी बात, आप सब लोग मुझे आज या कल से नहीं जानते हैं, आप लोग मुझे 20 साल से जानते हैं, प्लस 12.5 years एज ICC। मैंने आपको हमेशा फैसिलिटेट किया है और मैं हमेशा फैसिलिटेट करूंगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं वहाँ से हूँ। तो आपको तो ये शक होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कोई कंसर्न है, मैं फ़ोन पे हूँ। आप में से जब भी लोग मुझे फ़ोन पे बात करते हैं, फॉर वॉट एवर रीज़न, चाहे मेरा उससे ताल्लुक़ हो या ना हो, मैं आपको फैसिलिटेट करता हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको कंसर्न है, मुझसे डायरेक्ट बात करें, मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। दैट इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर। जी देखिए, नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। आपको टिकट्स मिलते थे, कई जर्नलिस्ट इस कमरे में बैठे हैं जिनको टिकट्स मिलते थे, और पैसे दिए जाते थे PSL का कवर करने के लिए। कई जर्नलिस्ट हैं इस कमरे में। इस पर गवर्नमेंट ने नॉट गवर्नमेंट, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन की है कि ये वेस्टफुल मनी है। ये आप क्रिकेट, आपका काम है क्रिकेट चलाना, आपका PR का काम नहीं है कि आप जर्नलिस्ट को दें पैसा। और नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जाएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास, ये सारी लिस्ट आएगी एक दिन, तो वहाँ से और सवाल होंगे। मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ये करके कि इस बात को जो हो चुका है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर मैं आपको ये बताऊँ, लेट मी फिनिश। जी जी जी, थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन। जी वसीम साहब, क्वेश्चन आपसे है कि जी पिछले दौर में भी हमेशा से जब नए चेयरमैन आते हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो एक ही बात करते हैं कि हमने जो डोमेस्टिक क्रिकेट है अपनी उसको इम्प्रूव करना है। लेकिन जब नया चेयरमैन आता है वो कहते हैं, जैसे आपने फरमाया कि पीछे मुझे कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आई,
वो भी यही फरमाते हैं। आपसे हमें उम्मीद है कि बताइए कि जो आपका 5 से 10 साल प्लान है वो जब आप बनाएंगे, सपोज आप 2 साल बाद 4 साल बाद क्रिकेट बोर्ड छोड़ देते हैं, तो क्या जब वो आपका प्लान होगा एज इट इज़ वो इम्प्लीमेंटेड रहेगा, या उसके ऊपर आपको कानूनी भी कोई उसके ऊपर एक शेल्टर देंगे उसको कि आप अगर चेंज भी हो जाए तो आपका प्लान एज इट इज़ काम करता रहे? देखिए जो और मानी साहब आपसे एक क्वेश्चन है सर, PSL की सिक्योरिटी के हवाले से सर, मेरा ख्याल है कि हमारा ये जो है स्पोर्ट्स एक एरिना बना हुआ है, यहाँ पे इतनी आपके पास स्पेस है कि अगर आप किसी 5 स्टार 7 स्टार कोई यहाँ पे होटल बनाना चाहें टीम्स, इंटरनेशनल टीम्स की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनको सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनके ट्रैवलिंग में, आप यहाँ पे कोई प्रीमिसेस किसी को लीज पे दे दें वो 5 स्टार 7 स्टार, ताकि उनके जो मूवमेंट है इंटरनेशनली भी आप किसी को कह सकें जी इनकी सिक्योरिटी हैजल इतना नहीं है, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है सर? कुछ 3-4 सवाल थे इसमें, किसे शुरू कर? मेरे ख्याल से पहले जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। देखिए जहाँ तक डोमेस्टिक क्रिकेट का है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होगी विद प्रॉपर लीगल कवर। मैं देखिए मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं वो डेस्परेट नहीं था कि मैं PCB में आऊँ। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने ये सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस हों जिससे पाकिस्तान क्रिकेट तकड़ा हो और फ़ायदा हो पाकिस्तान क्रिकेट को। ये टिंकरिंग, छोटी छोटी टिंकरिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें बिल्कुल नीचे से ऊपर तक स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी पड़ेंगी। जैसे वसीम ने कहा है, ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होंगी, मगर जो हम करें वो प्रोफेशनली करें, ट्रांसपेरेंटली करें। ये आप लोगों में से एक ने पॉइंट आउट किया था कि जो हमारा सिस्टम है वो बहुत करप्ट हो चुका हुआ है ग्रास रूट लेवल्स पर। इन सब चीज़ों को हमें लॉजिकली और एक तरह इनको स्टेप बाय स्टेप ठीक करना पड़ेगा। सॉरी, मैं आपकी बात जी ओके। देखें एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, मैं एक टीम बना रहा हूँ, एक प्रोफेशनल टीम बना रहा हूँ। वसीम साहब उसको हेड करेंगे, इनके साथ और प्रोफेशनल्स होंगे, ऑलरेडी बहुत अच्छे लोग हैं कुछ बोर्ड में, इन सब ये लोग बनाएंगे प्लान, इवेंचुअली ऑपरेट भी ये करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी ये करेंगे। बोर्ड इनको स्ट्रैटेजी देगा कि जी हम ये चाहते हैं, हम एक तकड़ा डोमेस्टिक प्रोग्राम चाहते हैं, एक वो प्रोग्राम चाहते हैं हम डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, जो दुनिया में किसी मुल्क के साथ मुकाबला कर सके एट ए फर्स्ट क्लास लेवल। जी नहीं, वसीम साहब जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ये हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी होती है, मगर सुभान साहब हमारे बहुत वैल्यूबल मेंबर हैं हमारी सीनियर मैनेजमेंट टीम के। उनको अपने साथ रखेंगे, बड़े करीब होंगे, वसीम साहब को भी हेल्प करेंगे, मेरी हेल्प करते हैं रोज़ाना। उनकी कंट्रीब्यूशन में किसी को शक नहीं होना चाहिए, बहुत वैल्यूबल मेंबर हैं वो PCB के। Gentlemen, thank you very much.